ओके, डिवीजन में भी बिल्कुल उसी तरह जैसे मल्टीप्लिकेशन में था। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमें 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो वो कैसे करेंगे। एक नंबर को अगर हमने 10 की पावर से डिवाइड करना है तो इसमें हम ज़ीरोज़ को रिमूव कर देंगे और नंबर को राइट साइड पे मूव करेंगे। क्लियर है, समझ आई आपको कि कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन में आपने नंबर्स को लेफ़्ट साइड पे मूव किया था, ठीक है, और अब यहाँ पे आपने नंबर्स को राइट साइड पे मूव कर देना है। अब ये कैसे करना है, अब एक एग्जांपल से हम करते हैं। ओके, ये देखिए आपकी जो वैल्यू है 850000, इसको हमने डिवाइड करना है 1000 से, ठीक है। तो आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, ठीक है, और उसमें आपने अपने डिजिट्स लिखे, यूनिट 10, 100, 1000, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, मैंने आपसे कहा है कि आपने सारे ज़ीरोज़ रिमूव करने हैं और मूव नंबर टू द राइट, आपने इन नंबर्स को राइट साइड पे मूव कर देना है, ठीक है, राइट साइड पे। अब 1 0 है, ठीक है, तो 1 0 इसका हमने रिमूव कर दिया। 2 0 है तो 2 0, 3 0 है 3 0, 3 ज़ीरोज़ है। अगर आपके पास सिर्फ 1 0 दिया हो, 10 से डिवाइड करना है, तो आपने सिर्फ 1 0 रिमूव कर देना है और नंबर आगे मूव कर जाएगा। 2 ज़ीरोज़ होंगे तो 2 ज़ीरोज़ रिमूव हो जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 ज़ीरोज़ रिमूव होंगे और ये जो पूरा नंबर है ये आगे मूव कर जाएगा, ठीक है, राइट साइड पे। तो अब हम इसको मूव करते हैं, क्या आएगा, 0 5 8, 0 5 8। क्लियर है, आपको किससे डिवाइड किया, 1000 से। 3 ज़ीरोज़ थे तो आपने 3 ज़ीरोज़ इसके रिमूव कर दिए और बाकी का पूरा नंबर जो है वो। ओके, अब नेक्स्ट है डिवीजन अप टू 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट के नंबर्स को 3 डिजिट या 3 से ज़्यादा डिजिट्स के नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 10, 100, 1000 वाला तो आपने सीख लिया। अब इसमें सबसे पहले जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। डिविडेंड जो ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर होंगे और जो कम डिजिट्स वाले नंबर हैं, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू है, वो डिवाइज़र है, ठीक है। ये डिवाइड करता है इसको, ठीक है, और ये डिवाइड होता है इसको। अब हम कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। जो आपका डिविडेंड है वो आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, और डिवाइज़र को बाहर लिखना है, ठीक है। छोटी वैल्यू हमेशा बाहर और बड़ी वैल्यू अंदर, ठीक है। अब ये 3 डिजिट्स हैं, 535, आपने भी अंदर से डिविडेंड के 3 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। 528 535 से छोटा है, ठीक है, तो इसलिए हमें अंदर से फिर 4 डिजिट्स देखने हैं डिविडेंड के। ये वैल्यू इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, डिवाइज़र से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 535 का अब हम टेबल करेंगे कि किस पे आता है, ठीक है। तो जब मैंने 535 का टेबल किया तो 1 2 3 4 9 पे करने से मेरे पास आंसर आया 4815। 4815 जो है वो इससे छोटा है, तो ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मैं 535 को 10 से करती हूँ तो वो फिर इससे बिगर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 535 9 ज़ार, ठीक है, 9 ज़ार 4815। क्लियर है। हमने 3 डिजिट्स क्यों नहीं यूज़ किए, क्योंकि वो इससे छोटे थे, इसलिए एक डिजिट और उसके साथ ऐड किया। ओके, 535 9 ज़ार 4815। अब हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस हमेशा इधर से उर्दू की साइड से आपने स्टार्ट करना। 9 में से 5 माइनस किए 4, 8 में से 1 माइनस किया 7, 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, हम एक कैरी लेंगे, इट्स 12, 12 में से 8 माइनस किए 4, ठीक है, और यहाँ आपका 4 रह गया। अब 474 हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई। ये 474 इससे छोटी है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि डिविडेंड जो है डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए, तो हम एक डिजिट और इसमें ऐड करेंगे। 1 बाय 1 डिजिट्स ऐड करने हैं, आपने सारे डिजिट्स एक साथ ऐड नहीं करने, ओके। अब दोबारा 535 को हम टेबल पढ़ेंगे कि इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो जब मैंने किया 8 पे हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 9 वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 535 8 ज़ार 4280, ओके। अब इसको भी माइनस करते हैं। 3 में से 0 माइनस किए 3, 4 में से नहीं हो सकता, कैरी ले लें। 14 में से 8 माइनस किए 6, और इसने कैरी दे दिया था, यहाँ रह गया 6। 6 में से 2 माइनस किए 4, तो आपके पास आ गया 463। अब ये फिर डिवाइज़र से छोटा है, सो हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, 4632। और अब आई थिंक दोबारा से यही वाली वैल्यू अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 535 8 ज़ार 4280, बिकॉज 9 ज़ार जो है वो उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं। 2, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते। 13 में से 8 माइनस किए 5, इसने कैरी दिया था, यहाँ रह गए 5। 5 में से 2 माइनस किए 3। अब 352 जो है वो डिवाइज़र से छोटा है, लेकिन अब हमारे पास कोई डिजिट भी नहीं है। अब क्या करें। तो बस यही आपका आंसर है।
अब ये जो आपका बाकी बच गया इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ओके। और ये जो आपका आंसर है इसको क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट, ओके। डिविडेंड, डिवाइज़र और जो आपका आंसर है दैट इज़ क्वोशिएंट, एंड ये जो बाकी बच गया ये रिमाइंडर, क्योंकि हमारे पास और कोई डिजिट नहीं है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको डिवीजन की समझ आ गई होगी कि 10, 100, थाउजेंड्स वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको इस तरह डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, इस प्रोसेस से गुजरे बगैर आप उसकी डिवीजन बता सकते हैं। और जो बाकी 3 डिजिट 6 डिजिट्स नंबर है उनको आपको डिवीजन का प्रोसेस करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिमाइंडर है, एंड दिस इज़ योर आंसर, ओके। तो अब जी जो आपकी एक्सरसाइज 1C, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये करेक्ट आंसर MCQs ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये भी ये इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है। तो ये अभी हमने किए थे मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन अगर 10, 100 और 1000 से करनी है तो वो कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के हैं, वर्टिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, इसमें आपने खुद वर्टिकल फॉर्म में लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 डिवीजन है, ये आपने डिवाइज़र और डिविडेंड उन्होंने खुद ही आपको बता दिए कौन से हैं, इनको डिवाइड करना है, और ये आपने बिल्कुल इसी फॉर्म में लिख के इनको भी डिवाइड करना है। सो आई होप कि एक्सरसाइज 1C जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, और आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 10 बुक पे करना है, और बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 11 ये सब जो है आपने कॉपी पे करने हैं, ठीक है, और हर पार्ट इसका करना है, ओके। टेक केयर। ओके, अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, एंड ऑन द पेज नंबर 16, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जंबो फैंसी स्टोर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स, ठीक है, कैंडल्स का ऑर्डर देना है। एक बॉक्स में अगर 144 कैंडल्स आती हैं तो 100080 कैंडल्स कितने बॉक्सेस में आएंगी। सो आपकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो ये होंगी कि 144 कैंडल्स इन 1 बॉक्स, ठीक है। आपने जो चीज़ फाइंड करनी होती है ना वो आपने इस साइड पे लिखनी है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि कितने बॉक्सेस में कैंडल्स आएंगी, तो आपने बॉक्सेस फाइंड करने हैं। तो बॉक्सेस और कैंडल्स में से कौन सी चीज़ आप इस साइड पे लिखेंगे, बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्सेस फाइंड करने हैं तो आपने वो इस साइड पे लिखने हैं। सो क्या स्टेटमेंट बनेगी, 144 कैंडल्स इन 1 बॉक्स। तो फिर 1 कैंडल कितने बॉक्सेस में होगी। स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपने यही चीज़ फाइंड करनी होती है कि ज़्यादा चीज़ अगर इसमें है तो 1 जो चीज़ है वो कितने में होगी। तो 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 1 का अगर आपने किसी एक चीज़ का फाइंड करना हो तो डिवाइड करेंगे, ज़्यादा चीज़ों का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर 3 स्टेप्स क्वेश्चन है। 144 कैंडल्स उन्होंने आपको दी हुई थी, आपने 1 कैंडल का फाइंड किया, 1 कैंडल कितने बॉक्सेस में आएगी, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं 1 बॉक्स डिवाइडेड बाय 144 कैंडल्स, ठीक है। और अब उन्होंने पूछा हुआ है 100080 कैंडल्स, ये कितने बॉक्सेस में आएंगी। तो अब जब ज़्यादा का फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया ना कि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ आई। आपने यही देखना है कि कहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी और कहाँ पर डिवीजन होगी, और यही समझना ज़रूरी है, ठीक है। 144 कैंडल्स 1 बॉक्स में, तो 1 कैंडल कितने बॉक्स में होगी, और 1 का फाइंड करने के लिए आपने डिवाइड करना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। और फिर उन्होंने जो पूछा हुआ है बुक में आपसे कि इतनी कैंडल्स किस में आएंगी, ज़्यादा चीज़ का फाइंड करना है तो आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई करके आंसर अब आप इसका खुद लिखेंगे, ठीक है। कि सेकंड क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जो है वो नए घर बना रही है 382 फैमिलीज़ के लिए, हर घर की कॉस्ट जो है वो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इतनी कॉस्ट है, हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। एक घर की कॉस्ट इतनी है तो 382 जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए कितनी कॉस्ट आएगी। अब जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो ठीक है, तो कॉस्ट आपकी कौन सी साइड पे आएगी, कॉस्ट आपकी राइट हैंड साइड पे आएगी, ठीक है। सो क्या स्टेटमेंट बनेगी, कॉस्ट ऑफ 1 होम की कॉस्ट उन्होंने आपको बताई हुई है 400,960 रुपीज़। तो 382 होम्स की क्या कॉस्ट होगी, ठीक है। तो इसके लिए जब आपको मैंने बताया कि जब आपने ज़्यादा चीज़ का फाइंड करना हो तो आपने सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई अब आप खुद करेंगे। तो स्टेटमेंट्स लिखना आपने सीख ली, ठीक है। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, कॉस्ट, तो इसलिए हमने रुपीज़ यहाँ लिखे हैं और नंबर ऑफ़ होम्स यहाँ लिखे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चिल्ड्रन कराची में उनके लिए जो है मनी रेज़ की गई है
40,575 रुपीज़, ठीक है। अगर 15 फैमिलीज़ में ये मनी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हर फैमिली को कितना शेयर मिलेगा और बाकी कितने रह जाएंगे, ठीक है। सो आपकी स्टेटमेंट बनेगी टोटल फैमिलीज रिसीव्ड बाय 15 फैमिलीज, टोटल मनी सॉरी रिसीव्ड बाय 15 फैमिलीज इज़ 40,575 रुपीज़, ठीक है। 15 फैमिलीज़ को इतने पैसे मिलने हैं। वन फैमिली को क्या शेयर मिलेगा, वन फैमिली क्या होगी, आपको बताया वन के लिए आपने हमेशा डिवाइड कर देना है दोनों को, दोनों वैल्यूज़ को आप आपस में डिवाइड कर दें एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। और ये जो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो फिर लेफ़्ट ओवर मनी कुछ भी नहीं होगी, ओके। और अगर आपका कोई रिमाइंडर आता है तो फिर लेफ़्ट ओवर मनी वो होगी। तो इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें बतानी है, एक तो कि वन फैमिली को क्या रिसीव हुआ वो डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास डिवीजन पूरी हो जाती है, रिमाइंडर कोई नहीं होता, तो लेफ़्ट ओवर मनी ज़ीरो होगा। और अगर आपका कोई रिमाइंडर आता है तो लेफ़्ट ओवर मनी में वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पोटैटो चिप फैक्ट्री में 267 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हर वर्कर जो है 2,384 रुपीज़ जो है मंथली वेज लेता है तो 1 मंथ का टोटल बिल कितना होता है उस फैक्ट्री के लिए और पूरे साल के लिए कितना बिल होता है। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। सो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 267, वन वर्कर वेज, एक वर्कर को पर मंथ कितनी सैलरी मिल रही है 2,384 रुपीज़। तो उन्होंने पूछा कि सारे वर्कर्स की मंथली सैलरी जो है वो फैक्ट्री को कितनी पड़ेगी। तो 267 वर्कर्स को पर मंथ अगर सैलरी दी जाए तो टोटल कितने कॉस्ट आएगी फैक्ट्री को। तो आपने वही बात है कि आपने ज़्यादा चीज़ का फाइंड करना है, तो आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा कि 1 मंथ में टोटल कॉस्ट, टोटल बिल कितना आता है फैक्ट्री को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये है कि आपने पूरे साल का बताना है। 1 वर्कर वेज पर ईयर, एक वर्कर की एक साल में कितनी सैलरी होती है। तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो जो मंथली उसकी इनकम है हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मंथ में वो इतने पैसे ले रहा है, 12 मंथ्स में कितने लेगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर आया, ठीक है। और उन्होंने पूछा 267 वर्कर्स की अगर हमने पर ईयर उनकी सैलरी देखनी हो तो फिर हम 267 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक वर्कर ने पूरे साल में इतने पैसे अर्न किए 28,000, ठीक है। एक वर्कर ने 28,000 अर्न किए तो 267 वर्कर्स कितना अर्न करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। सो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है और फिर उसको स्टेटमेंट को लिखना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रॉकेट जो है वो ट्रैवल कर रहा है 240 आवर्स में 756,480 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर ट्रैवल इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना करेगा। आपको मैंने बताया 1 आवर का फाइंड करने के लिए आपने हमेशा डिवाइड करना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बनेगी, डिस्टेंस ट्रैवल इन 240 आवर्स, 240 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, वो आगे लिख दिया। और 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आपसे मैंने कहा ना कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो आपने राइट हैंड साइड पे लिखनी है। डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसलिए वो मैंने यहाँ लिखा। 1 आवर के लिए आपने सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। 1 का फाइंड करना है तो डिवाइड, ज़्यादा का फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई। डिवाइड इट एंड राइट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अपने ट्रिप के दौरान सारा ने स्कार्फ निट किया 469 मिलीमीटर, ठीक है, डेली। अगर 8 डेज़ का ट्रिप होगा तो वो ट्रिप के एंड होने तक कितना स्कार्फ निट करेगी, ठीक है। 1 डे में 469 मिलीमीटर स्कार्फ निट किया तो 8 डेज़ में कितना करेगी। तो आपने 8 डेज़ का फाइंड करना है, दैट्स मीन कि आपने मल्टीप्लाई करना है। स्कार्फ निटेड इन 1 डे 469 मिलीमीटर एंड स्कार्फ निटेड इन 8 डेज़, 8 का ज़्यादा का फाइंड करना है, इसलिए आपने सिंपल उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख देना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 955,000 रुपीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर 100 सच प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट की इतनी कॉस्ट आ रही है तो 100 प्रोजेक्ट्स की क्या कॉस्ट आएगी। तो ज़्यादा का फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 प्रोजेक्ट इक्वल टू 955,000 और कॉस्ट ऑफ 100 प्रोजेक्ट्स, तो आपने सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और याद है 10 की बेस वाले नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 2 ज़ीरोज़ लें और इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पार्क में 50,000 लोग आ सकते हैं, तो 10 ऐसे पार्क्स में कितने लोग आएंगे। बिल्कुल वही चीज़ है कि एक पार्क में 50,000 हैं तो 10 पार्क्स में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पीपल इन 1 पार्क,
पीपल दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 पार्क इज़ 50,000 और 10 पार्क्स में कितने होंगे, तो 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और बिल्कुल उसी तरह 10 का ज़ीरो आपने 50,000 के साथ लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1 मंथ में एक ट्रस्ट को 294,850 रुपीज़ डोनेट हुए हैं, तो 42 मंथ्स में कितने वहाँ डिपॉजिट होंगे। ठीक है, आपने ज़्यादा मंथ्स का फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं कि 1 मंथ में इतने पैसे डोनेट हुए हैं तो 42 मंथ्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। मनी डोनेटेड इन 1 मंथ, ठीक है, एंड मनी डोनेटेड इन 42 मंथ्स, तो आपने सिंपल उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक स्टूडेंट जो है वो स्कूल में एनुअल फ़ी दे रहा है, ठीक है, 123,000 रुपीज़, तो मंथली वो कितनी देगा। मीन्स के 12 मंथ्स में वो इतने पैसे दे रहा है, तो 1 मंथ में कितने देगा। 1 का फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है कि डिवाइड करना है। फ़ी फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स की फ़ीस, ठीक है, और 1 मंथ की कितनी फ़ीस है, तो आपने सिंपल इनको डिवाइड कर देना है। क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एक पर्सन है जिसके पास 25 शॉप्स हैं और हर एक शॉप की जो वैल्यू है वो 655,000 है, तो बाकी शॉप्स की क्या कॉस्ट होगी। मींस के 1 शॉप की कॉस्ट ये है, तो 25 शॉप्स की क्या होगी, तो 25 शॉप्स का आपने फाइंड करना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड। कॉस्ट ऑफ 1 शॉप एंड कॉस्ट ऑफ 25 शॉप्स, तो आपने ज़्यादा का फाइंड करना है इसलिए मल्टीप्लाई करना है। सो आई होप के वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको क्लियर हैं कि कहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है और कहाँ डिवाइड करना है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। और स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, ठीक है, किस चीज़ को राइट हैंड साइड पे लिखना है जो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह आपको आप ये टिप्स याद रखेंगे तो आपसे बहुत ईजीली हो जाएगा। प्रैक्टिस करें इसकी और बहुत ज़्यादा स्टडी करें अच्छी तरह। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।